Now let's discuss with the next topic regarding a theoretical part, photocell. Okay, what is photocell? So it is nothing other than other way around. It is called as इलेक्ट्रिकल आई. क्या बोल सकते हैं उसको हम? एक इलेक्ट्रिकल आई की तरह काम करेगा. ओके, एंड दिस फोटो सेल इज अ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये फोटो सेल हम जो भी देख रहे हैं, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच वन? इट इज एन एप्लीकेशन of the photo electric effect. ओके, ये पहला पॉइंट है इसको फोटो सेल को लेके. अभी कुछ इसका अगर मैं रफली एक डायग्राम ड्रॉ करूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो कुछ डायग्राम आप इस तरह देखोगे. कुछ इस तरह का आप डिवाइस देखोगे, और ये डिवाइस में जो एस है वो क्या इंडिकेट करता है? आपका फोटो सेंसिटिव प्लेट इंडिकेट करता है. ओके, इट इंडिकेट्स व्हाट? फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट इंसिडेंट हो रहा है. फ्रॉम आउटसाइड. क्लियर? कुछ इस तरह का आप डायग्राम देखोगे. ओके, नाउ अगर मैं स्टेटमेंट मेंशन करूँ इसको प्रॉपर ऑर्डर में थियोरेटिकल पार्ट के बेस पे, तो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दे सकता हूँ यहाँ पे? द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट दैट द वॉल ऑफ अ फोटो सेल किससे बना हुआ है? तो इट इज आइदर मेड अप ऑफ ग्लास और क्वार्क. ओके, सेकेंड, इसमें थियोरेटिकल पार्ट ये है कि जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, ओके, ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, तो फोटो करंट ऑफ माइक्रो एम्पियर प्रोड्यूस होता है. मतलब इसके ऊपर अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टन सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ व्हाट? दिस फोटो सेंसिटिव सरफेस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? फोटो करंट प्रोड्यूस करता है ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर. ऑफ व्हाट? फ्यू माइक्रो एम्पियर इज नॉर्मली ऑब्टेन. इसको हम नॉर्मली ऑब्टेन करते हैं. नाउ अभी इसकी इंटेंसिटी व्हेन द इंटेंसिटी of incident light, when the intensity of incident light is changed, मतलब जब भी इसकी intensity of incident light क्या होती है? change होती है. is that clear? photo electric current also changes. the photo electric current also changes. Is that clear? Now ये since there is a change in the photo cell, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होने के वजह से, इज दैट क्लियर, ये पूरे के पूरे कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करता है. मतलब कंट्रोल सिस्टम्स आर ऑपरेटेड, आर व्हाट? ऑपरेटेड, एंड द intensity of incident light
कैन बी मेजर्ड। तो ये पूरा इसका एप्लीकेशन है कि इन्होंने स्टेटमेंट बहुत सिंपल दिया कि यहाँ पे सर्टन सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट फोटोसेंसिटिव सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो क्या जनरेट करेगा, फ्यू माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट जनरेट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी थोड़ा भी चेंज होता है, अगर ये इंटेंसिटी जो भी इंसिडेंट है फ्रीक्वेंसी की अगर थोड़ा भी चेंज हुआ तो देर विल बी चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल रिजल्ट इन समथिंग, इज दैट क्लियर। अभी वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो ये सब सिस्टम जो है फोटो सेल्स हम लोग कंट्रोल सिस्टम में अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लाइट मीटर है, ओके, फोटोग्राफिक कैमरा है, इलेक्ट्रिक बेल्स, इज दैट क्लियर, बगलर अलार्म, ये सबसे फेमस है आपका बगलर अलार्म। दूसरा जो फेमस है दैट इज नथिंग अदर देन फायर अलार्म। अभी आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूँ, ओके। इवन ये सेम थिंग इज दैट फोटो सेल्स इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी ऑल्सो। इट इज यूज्ड इन व्हाट, एस्ट्रोनॉमी। किस बात के लिए यूज किया जाता है, तो दे आर यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रा ऑफ स्टार्स एंड देयर टेम्परेचर एंड देयर व्हाट, टेम्परेचर। गॉट इट। अभी बगलर अलार्म, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक कंसिडरेशन करता हूँ कि यहाँ पे आपका फोटो सेल्स है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत जगह एग्जैक्टली शोरूम्स होती है और उसमें सिर्फ ग्लास होते हैं और अंदर गाड़ीज रखी होती है। अभी कोई अचानक कांच तोड़ता है और अलार्म बजना स्टार्ट होता है, इज दैट क्लियर। तो वो सिंपल डिवाइस है। तो ये आपका फोटो सेल हुआ, ओके, और यहाँ पे एक सोर्स होता है लाइट का, इज दैट। ये पूरा आपका शोरूम है और ये पूरा शोरूम का ये ग्लास है। अभी होगा क्या, ये लाइट ये फोटो सेल पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अभी बाई चांस कोई चोर, इज दैट क्लियर, धीरे से अगर यहाँ से अंदर एंटर करता है तो वो क्या करता है, वो लाइट को हिंडर करता है। मतलब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होना क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा। जैसे ही लाइट इंसिडेंट स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाता है, मतलब करंट इंसिडेंट इसके ऊपर, जैसे ही इस पे लाइट इंसिडेंट होना बंद हो गया तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक बंद हो गया, करंट बंद हो गया, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही बंद होता है, इट इज इन टर्न कनेक्टेड विद द व्हाट, अलार्म सिस्टम। किससे कनेक्टेड होता है वो, अलार्म सिस्टम से कनेक्टेड होता है और वो अलार्म स्टार्ट ऑन, मतलब वो बजना स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट और नॉट, ओके। सेम थिंग फायर अलार्म। अभी अपने फायर अलार्म में देखा भी होगा आजकल कि फायर अलार्म कुछ इस तरह के होते हैं, इज दैट क्लियर। अभी इसमें जब स्मोक्स एंटर करता है, क्या एंटर करता है इसमें, बाई चांस आपको स्मोक इसमें जैसे ही अंदर एंटर करेगा तो ये फोटो सेल को क्या करता है, यहाँ ये लाइट यहाँ से यहाँ पे इंसिडेंट होती है, यहाँ पे फोटो सेल होता है और यहाँ पे एक सोर्स होता है, यहाँ से ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। जैसे ही स्मोक ये दो के बीच में आना स्टार्ट हो जाता है, वैसे वो लाइट को क्या करता है, स्टॉप करता है। जैसे ही लाइट स्टॉप होती है एंड इट डज नॉट फॉल ऑन व्हाट, फोटो सेल, ये फोटो सेल पे जैसे ही नहीं गिरेगा वैसे ही क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही बंद होगा वैसे ही इट इज इन टर्न कनेक्टेड विद द व्हाट, अलार्म। ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी, श्योर। आगे प्रोसीड करूँ तो इट इज़ नथिंग अदर देन सिंपल सा है। फोटो सेल क्या है, एक इलेक्ट्रिकल आई की तरह काम करता है एंड इट इज़, ये जो है ये किसके एप्लीकेशन के बेस पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। इसके लिए इसके जो ग्लास होते हैं, वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, ग्लास एंड क्वार्ट्स। और उसका इंटेंसिटी इसलिए बोला है, जो हमने आगे के जो टॉपिक में पढ़ा है कि सर्टन फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड, मैंने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वैल्यू होनी चाहिए। तो जो भी आप फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहे हो, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द विच काइंड ऑफ एन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वो सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, श्योर, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेटेड है यहाँ पे
थोड़ी बहुत वंस अगेन थियोरेटिकल पार्ट है। मैटर वेव्स, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, मैटर वेव। मैटर वेव मतलब वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। अभी बोल रहा हूं मैं वेव नेचर ऑफ व्हाट, पार्टिकल। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट वो किसका है? तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ये दोनों भी चीज हमने ऑब्जर्व की है। ओके, तो ये दोनों भी जो इफेक्ट है वो क्या कंफर्म करता है? तो ये कंफर्मेशन है फॉर द व्हाट, ऑफ लाइट विच बिहेव्स एज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। वो किसकी तरह बिहेव करता है कि लाइट जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड नॉट एज वेव। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अगर मैंने जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो एक्सपेरिमेंट के अंदर मुझे ये पता चला कि जब कॉम्पटन इफेक्ट की बात की जाए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जाए तो लाइट जो है वो किसकी तरह काम करता है? इट बिहेव्स एज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, पार्टिकल एंड नॉट द व्हाट, वेव। इज दैट क्लियर? बट प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, फिनोमिनन सच एज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आपने पढ़ा था। yes or no? Interference, diffraction, polarization. Is that clear? ये सब लाइट को किस तरह डिस्कस करते हैं? यहाँ पे लाइट यहाँ पे बिहेव किसकी तरह करता है? एज अ वेव नेचर। एज अ विच नेचर? वेव नेचर। तो देखो, लाइट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस बिहेव एज व्हाट, पार्टिकल नेचर, एंड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस इट बिहेव्स एज अ व्हाट, वेव नेचर। तो हमने यहाँ पे देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट लाइट को कौन सा नेचर इंडिकेट करवाता है? पार्टिकल नेचर। whereas the interference, diffraction and polarization indicates light to be a which kind of a form? Waveform. Okay, yes or no? So ultimately whether this is a paradox of existing of two quite different, मतलब वेव एंड पार्टिकल नेचर का, ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लाइट। मतलब हम ये मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइट है वो पार्टिकल भी है, एट द सेम टाइम वो क्या है? वेव भी है। इज दैट क्लियर? तो एक ही थिंग, अब ये वेदर दिस इंडिकेट्स पैराडॉक्स सिचुएशन और नॉट, तो आंसर इज बट ऑब्वियस यस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट्स हमने जो भी कंडक्ट किए, तो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे ही हम हर एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो हमको अल्टीमेटली ये तो बात पता चल गया, दो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्ट, बट हमने ये एक्सपेरिमेंट्स में कंफर्म किया कि लाइट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस बिहेव्स एज अ व्हाट, पार्टिकल नेचर, एंड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस इट बिहेव्स एज व्हाट, वेव नेचर। क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? सो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट होल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें ये पता है कि मोमेंटम की बात करें हम तो P इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, हमने पढ़ा है। अभी E इज इक्वल टू HF ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? तो P इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? HF बाई विच वैल्यू? C। यस और नो? तो C इज इक्वल टू लैम्बडा F, ये आपने पढ़ा ही है। C इज इक्वल टू विच वैल्यू? लैम्बडा F। तो यहाँ पे 1 बाई लैम्बडा कैन बी रिटन एज F बाई C। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू H बाई F बाई C कैन बी रिटन एज 1 बाई लैम्बडा। तो मेरे को ये बताइए, व्हाट डज दिस P इंडिकेट्स टू यू? तो P क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? मोमेंटम। क्या इंडिकेट करता है? मोमेंटम। लैम्बडा क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? वेवलेंथ। अभी आप ही सोचो कि जब भी मोमेंटम है तो इट इंडिकेट्स विच काइंड ऑफ नेचर? पार्टिकल नेचर। एंड वेवलेंथ क्या इंडिकेट करता है? वेव नेचर। इज दैट क्लियर? तो हम डिस्कस कर रहे थे लाइट के बारे में, और लाइट के बारे में यही चीज क्या हमें इंडिकेट करती है? व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? कि मोमेंटम क्या इंडिकेट करेगा हमें? पार्टिकल नेचर। एंड लैम्बडा क्या इंडिकेट करता है हमें? वेव नेचर। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली लैम्बडा इज इक्वल टू मैं H बाई P।
लैम्बडा इज इक्वल टू विच वैल्यू h बाई पी, जहाँ पे लैम्बडा इज कंसिडर यस एज डी बॉर्गलेस वेवलेंथ। क्या इंडिकेट करता है ये? डी बॉर्गलेस, इसका नाम हम देते हैं डी बॉर्गलेस वेवलेंथ। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें? सो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे इसमें से एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ डी बॉर्गलेस ने जो कहा था, दैट इज नथिंग अदर देन नेचर शुड बी symmetric. Nature should be what? Symmetric with respect to radiation and particle. Got it or not? Is that clear? That's why we say it is nothing other than dual nature of matter and radiation. Is that clear? So it might be certain general law of what? Nature. तो रेडिएशन और मैटर दोनों भी क्या इंडिकेट करता है? ड्यूअल नेचर इंडिकेट करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? श्योर एवरीवन? ओके, नाउ मूविंग टू फर्दर, आपने और एक चीज के बारे में तो सुना ही होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो यहां पे हम जो प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं दैट इज नथिंग अदर देन हेजनबर्ग। कौन सा बर्ग? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन्होंने ये मेंशन किया था कि इफ द अनसर्टेनिटी, if the uncertainty in the x coordinate, in the which coordinate? In which coordinate? X coordinate of the position of a particle, position of particle is mentioned as delta x and uncertainty in the x component, uncertainty in the x component of it momentum, of it which value? Momentum is delta p. Is that clear? In how many dimension we are discussing? In one dimension. Then we say delta x dot delta p is equal, it should be greater than or equal to which value? h by 2 pi, which can be written as h cut. Is that clear? Now this indicates what? तो उन्होंने ये मेंशन किया कि सपोज मैं ये मेंशन करता हूँ कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, देन यहाँ पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कहाँ पे चले जाती है? इन्फिनिटी पे। अगर मैं डेल्टा p को टेंड्स टू 0 करता हूँ, प्रिसाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो डेल्टा x टेंड्स टू व्हाट? इन्फिनिटी। गॉट इट और नॉट? तो ये ओवरऑल क्या बताया उन्होंने? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया इन टर्म्स ऑफ डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विच वैल्यू h बाई 2 पाई। और उन्होंने मेंशन किया कि अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को ट्राई करता हूं सर्टन करने की, तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाती है? अनसर्टन हो जाती है। और अदर वे राउंड, अगर मैं डेल्टा p को सर्टन करने की कोशिश करता हूं तो डेल्टा x क्या हो जाता है? अनसर्टन हो जाता है। ओके, इवन आगे जाके आप ये देखोगे कि इवन एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल और टाइम में भी अनसर्टेनिटी है। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एंड इवन टाइम में भी कौन सा टाइप क्या है? अनसर्टेनिटी है। इज दैट इज नथिंग अदर देन डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विच वैल्यू? h कट। नाउ लेट डिस्कस विथ द न्यूमेरिकल रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सो दैट आपके दिमाग में और एस्पेक्ट क्लियर हो जाए। फाइंड द सर्टेनिटी with which one can locate the position of a bullet of mass 25 gram and electron
both moving with the speed of 500 meter per second, accurate to 0.01%. Also draw the inference based on your result. Mass of an electron has been given to you. तो चलो सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. अभी मेरे पास कितने पार्टिकल्स है वो पहले सोचो. तो वेदर आई एम हैविंग अ पार्टिकल मास, एक बुलेट दिया है और एक इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं. तो सॉल्यूशन मुझे दो के टर्म्स में बताने हैं. तो लेट डिस्कस विद द फर्स्ट पार्टिकल. लेट इट बी विच वैल्यू, बुलेट. बुलेट का मास कितना दिया है 25 ग्राम. सो वेदर आई कैन से 25 इंटू 10 to the power minus 3 kg. Yes or no? Yes. Now from that point of view, what is uncertainty? तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि both are moving with the speed of 500 but accuracy कितना दिया है 0.01. Yes or no? तो from that point of view मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान देना. Uncertainty in measurement, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मोमेंटम की. किसकी बात कर रहा हूँ, मोमेंटम ऑफ अ बुलेट. मोमेंटम ऑफ अ बुलेट कितना दिया है अनसर्टेनिटी 0.01% दिया है. येस और नो. ऑफ इट्स विच वैल्यू, ऑफ इट्स एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज 500. ओके, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है 500 है. तो उसका, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आप कितना लिखोगे. तो वेदर आई कैन से इट इज 0.01% ऑफ इट्स मोमेंटम. ऑफ इट मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. क्लियर. अभी सिंस मैं बुलेट की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 0.01 डिवाइड बाय 100 इंटू मास ऑफ अ बुलेट कितना है 25 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू 500. येस और नो. आंसर इज येस. सो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इसको सॉल्व करो तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा. चेंज इन मोमेंटम विल बी 1.25 इंटू 10 to the power minus 3 kg मीटर सेकेंड इनवर्स. ये आपको पहला क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम. ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल बुलेट की. अभी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे उसका डिटरमाइन करना है पोजीशन. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 करस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी, करस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन. ऑफ विच वन, पोजीशन. दैट इज नथिंग अदर देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, मैं एच कट बाय डेल्टा पी लिख सकता हूँ. आंसर इज येस. व्हाट इज एच कट, तो एच कट इज नथिंग अदर देन 6.625 इंटू 10 to the power minus 34 द होल अपॉन 2 पाई. 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और डेल्टा पी की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ 1.25 इंटू 10 to the power minus 3. सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो. So you are going to get the value 8.44 into 10 to the power minus 32 मीटर. So आपको एक डेल्टा पी मिला और एक क्या मिला, डेल्टा एक्स. बट ये दोनों भी किसके लिए मिला, मुझे बुलेट के लिए. अब मेरे पास सेकेंड पार्टिकल है. येस और नो. व्हाट इज दैट सेकेंड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन. Now tell me, what is the mass of an electron? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg लिख सकता हूँ. तो आंसर इज बट ऑब्वियस येस. ओके, अभी सेम वे अनसर्टेनिटी किस में फाइंड आउट करूँगा, इसका डेल्टा पी में. तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.01% ऑफ विच वैल्यू, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 0.01 डिवाइड बाई 100 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 इंटू स्पीड कितनी है इसकी भी 500.
सो अल्टीमेटली इसका डेल्टा पी जो मुझे मिलेगा, डेल्टा पी दैट इज नथिंग अदर देन 4.55 इंटू 10 टू द पावर -32 kg मीटर सेकेंड इनवर्स. बट अभी ये किसका मिला मुझे, फॉर विच आई हैव गॉट, फॉर एन इलेक्ट्रॉन. ओके, सिमिलरली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस में फाइंड आउट करूंगा, उसके पोजीशन में, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच कट बाय डेल्टा पी. अभी एच कट 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 द होल अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 4.55 इंटू 10 टू द पावर -32. तो मुझे डेल्टा एक्स मिलेगा. अभी डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिला वो चेक करो. तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको मिलेगा 0.23 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. अभी आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या है, तो दोनों भी चीज़ समझाता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड बुलेट एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, अभी बुलेट का डेल्टा पी फाइंड आउट किया और इसका डेल्टा एक्स फाइंड आउट किया. ट्रू और फॉल्स? यस. नाउ व्हाट वाज द वैल्यू दैट यू हैव फाइंड इट आउट? चलो देखो. Let's see, that is 1.25 into 10 to the power -3 kg मीटर सेकेंड इनवर्स. एंड उसका डेल्टा एक्स की वैल्यू 8.44 इंटू 10 टू द पावर -32 मीटर. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ओके, अभी वही सेम थिंग, ये मैंने किसके बारे में बोला आपको, ये हमने क्या फाइंड आउट किया, बुलेट का. यस और नो? वैसे इलेक्ट्रॉन का देखो, व्हाट कैन आई से अबाउट इलेक्ट्रॉन, 4.55 इंटू 10 टू द पावर -32 और उसके सामने ये 0.23 इंटू 10 टू द पावर -2. ये कौन सा वैल्यू है इसका, डेल्टा पी, और ये वैल्यू क्या है इसका, डेल्टा एक्स. अभी आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है. व्हाट इज दैट वो देखो. मेरे को एक बात बताओ, अभी आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा होता है. देखो मैंने एक डॉट ड्रॉ किया. यस और नो? तो मेरे को ये बात बताओ, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है तो उसके लिए, इज दैट क्लियर, तो वेदर आई कैन से कि ये जो भी आपने मीटर में उसका पोजीशन ड्रॉ किया है और ये केजी मीटर सेकेंड इनवर्स दैट इज डेल्टा पी, तो वेदर आई कैन से फ्रॉम दिस होल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो वैल्यू मीटर में है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना छोटा है उसका मास के टर्म्स में, इतना छोटा सा. और ये तो डॉट तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को. इमेजिन करो, इज दैट क्लियर? आपने एंटमैन मूवी देखी होगी, उसमें पता हो सब एटॉमिक पार्टिकल में चले जाता है. तो इमेजिन करो कि उसके लिए 1 मीटर भी, अगर 1 सेंटीमीटर भी दूं तो उसके लिए ये डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा कि बहुत ही कम होगा? क्या होगा? इट विल बी टू लार्ज एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है, ये 10 टू द पावर -2 मीटर, इट इज वेरी 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 लार्ज. मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी. तो यहाँ पे डेल्टा पी टेंड्स टू क्या होता है, 0, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके डायमेंशन के हिसाब से ये मोमेंटम उसका हो सकता है, क्योंकि 10 टू द पावर -32 का ऑर्डर का है. इन द सेम वे अगर आप इसका इंटरफेरेंस निकालते हो बुलेट का, ओके, तो बुलेट का अगर आप डिस्टेंस देखो कंपैरेटिवली द साइज ऑफ द बुलेट, 25 ग्राम का अगर बुलेट है, इज दैट क्लियर? और उसके लिए ये जो मीटर है इतना छोटा सा, 10 टू द पावर -32. हाँ, मतलब ये, और एक देखो डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ और एक छोटा सा और डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाजू में मैंने एक डॉट ड्रॉ किया. तो बुलेट के डायमेंशन के कंपैरिजन में डेल्टा एक्स जो पोजीशन है उसका क्या डिफरेंस आएगा? इज दैट क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा एक्स कैन बी निग्लेक्टेड इन दिस पोजीशन. तो वेदर आई कैन से दैट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. इज दैट क्लियर? डेल्टा एक्स टेंड्स टू व्हाट, 0. तो उसके कंपैरिजन में मैं डायमेंशन, इज दैट क्लियर, मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट चेंज इन मोमेंटम विल गो टू व्हाट, इन्फिनिटी. इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि एक
पोजीशन को अगर मैं एक्यूरेट करने की कोशिश करता हूँ तो डेल्टा पी टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी, और डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन को, सॉरी मोमेंटम को अगर मैं प्रिसाइज करूँगा यहाँ पे तो इसका पोजीशन क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। गॉट इट एवरीवन? थोड़ा सा सोचना है न्यूमेरिकल के बारे में, बहुत इसको डायमेंशन को लेके सोचना कि इलेक्ट्रॉन और बुलेट का जो साइज होता है, डायमेंशन जिसको नहीं समझ में आता उनके लिए बोल रहा हूँ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ बुलेट एंड इलेक्ट्रॉन, उसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन में, पोजीशन के कंपैरिजन में आप करोगे तो इजी रहेगा। ये पोजीशन के कंपैरिजन में आप करना इस तरह के, तो आपको ऑटोमेटिक आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन इज वेरी 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 लार्ज। नाउ लेट डील विथ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट टॉपिक, डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अभी आगे जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट डी बॉर्गलिस। डी बॉर्गलिस वेवलेंथ ने हमने क्या डिस्कस किया, उसने हाइपोथेसाइज किया था लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। येस और नो? यस। इफ यू रिमेंबर हमने इसके पहले किसके बारे में डिस्कस किया, डी बॉर्गली। उसने हाइपोथेसाइज किया था, उसने क्या दिया था, हाइपोथेसिस दिया था, दैट इज नथिंग अदर देन लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। येस और नो? अब इसको कोई एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन था, एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन कोई भी दिया गया नहीं था। तो हिज टू स्टूडेंट्स इज ए 1927 में इसके दो स्टूडेंट जो थे डेविडसन जर्मर, उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। ओके, तो डेविडसन जर्मर ने परफॉर्म्ड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एट बेल लेबोरेटरी टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पीस ऑफ निकल प्लेस्ड इन अ वॉट वैक्यूम। उन्होंने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट किया। दैट वाज नथिंग अदर सिंपल, इलेक्ट्रॉन गन लिया, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन गन। दिस इलेक्ट्रॉन गन जो है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से कनेक्टेड था। दिस इज योर पीस ऑफ वॉट, निकल। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ एंड एट डिफरेंट एंगल इट वाज इंसिडेंट इन अ वैक्यूम। और ये जो था ये रोटेटिंग क्या था, डिटेक्टर था। ओके, अभी जब ये डिटेक्टर जब आप डिटेक्ट करता है तो डिटेक्ट वो क्या डिटेक्ट करेगा, तो जहाँ पे भी ये इसमें से जो भी निकलेगा वो इसके ऊपर इंसिडेंट होगा। यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, तो गैल्वेनोमीटर शोज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, करंट, कितना वैल्यू है दैट विल इंडिकेट बाय दिस वन। तो वेदर वी कैन डिटेक्ट के हाउ मच नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन और नॉट। तो आंसर इज येस। एज पर विच फॉर्मूला, I is equal to Q by T, that means I is equal to NE by T, therefore N is equal to IT by E. So whether I can calculate the number of electron incident in different direction, answer is but obvious yes. तो यहाँ पे जो G लिखा हुआ है मैंने, ये G is nothing other than electron gun having tungsten filament coated with the barium oxide which emits what, electron. अभी इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो उसके पहले अकॉर्डिंग टू हमें पता है कि क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मच ऑन एंगल ऑफ व्हाट, स्कैटरिंग। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड मच ऑन व्हाट, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। दिस ऑल्सो इज दैट दिस नंबर्स हार्डली डिपेंड्स ऑन व्हाट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। तो डेविडसन एंड जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट टेस्ट किए, उन्होंने निकल लिया एज अ वॉट, स्कैटरर, निकल एज वॉट, स्कैटरर। अभी उनके साथ में ना एक एक्सीडेंट हुआ। व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट, जब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे तो दे मेट विथ एन एक्सीडेंट। अभी बट ऑब्वियस है जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो उन्होंने जो पीस ऑफ निकल रखा था इज दैट, उसके बाजू में एक लिक्विफाइड बॉटल थी कांच की, हवा से भरी हुई। इज दैट क्लियर? लिक्विफाइड, हैंडराइटिंग छोटी आ रही है ना, लिक्विफाइड एयर बॉटल जो था ग्लास का वो बर्स्ट हो गया। वो क्या हो गया, बर्स्ट। और जो पीस ऑफ जो निकल बाजू में पड़ा था उसके अंदर इट गेट एम्बेडेड। तो जब उन्होंने आके देखा कि ये निकल का पीस जो है वो बिगड़ चुका है, इसका सरफेस कैसा हो चुका है, रफ हो चुका है, द पीस ऑफ निकल हैज़ बीन डैमेज्ड। तो उन्होंने क्या किया, सिंस लैब में थे तो उन्होंने ये निकल के पीस को हीट किया, हीटेड अप, मेल्टेड इट एंड वंस अगेन उसको क्या किया, मोल्ड करके एक स्मूथ निकल पीस ऑफ बनाया। इट रेजिस्ट टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड कूल डाउन किया और उसके सरफेस को कैसे बना दिया, उसको एकदम
स्मूथ बना दिया। अभी वंस अगेन उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस पीस ऑफ निकल। तो जब उन्होंने ये पीस ऑफ निकल के साथ में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उनको कुछ अनयूजुअल थिंग पता चली। व्हाट वाज दैट अनयूजुअल थिंग? कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और जो उनका जो डेटा उनको मिला, डेटा मतलब डाटा, जो भी उनको डाटा मिला, वो जो रिजल्ट्स थे, डाटा बोलो या उसके जो भी रिजल्ट्स थे, ये रिजल्ट आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आफ्टर द डैमेज पीस ऑफ निकल विच वॉज हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड कूल डाउन, ओके, उसका आउटकम ऑफ द जो रिजल्ट था दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कंप्लीटली मैच कर रहा था विद द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय अ क्रिस्टल। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो रिजल्ट था दैट इज नथिंग अदर देन, कौन सा रिजल्ट वो लोग फाइंड आउट कर रहे थे? डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय निकल। ये डेटा, इज दैट क्लियर? ये जो डेटा था वो कंप्लीटली मैच हुआ, कंपेयर किया उन्होंने, इज दैट क्लियर? तो इट वॉज सिमिलर टू द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने ये कंक्लूड किया यहाँ पे कि जब निकल के पीस को हमने टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पे हीट किया और कूल डाउन किया तो ये निकल पीस ऑफ निकल जो है वो क्या बन चुका है? क्रिस्टल बन चुका है। और यहाँ पे अभी जो इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट होकर स्कैटर्ड हो रहे हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ नॉट इलेक्ट्रॉन्स बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने कहा कि ये जो भी पीस ऑफ निकल है आफ्टर हीटिंग अप इट बिकम अ व्हाट? सिंगल क्रिस्टल। तो यहाँ पे निकल क्या बन चुका है? एक सिंगल क्रिस्टल बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये कहा कि यहाँ पे जो भी उन्होंने देखा, इज दैट क्लियर? इट इज गोइंग टू बिहेव, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बिहेव एज अ व्हाट? वेव। किसकी तरह भी काम करेगा? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स रे, तो यहाँ पे ये जो भी इलेक्ट्रॉन है इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ विच काइंड ऑफ अ नेचर? वेव नेचर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके। अभी उन्होंने जो डेटा प्रिपेयर किए तो उनके डेटा के ऊपर से उनको कुछ आउटकम मिला। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, अभी एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है तो वो देखो यहाँ पे डायग्राम में बताया, दिस थीटा इज कंसिडर एज व्हाट? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखना। एंगल ऑफ स्कैटरिंग दैट इज थीटा is the angle, किसके बीच में एंगल? बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड scattered beam of electron, scattered beam of electrons. Got it or not? अभी इन्होंने जो ग्राफ प्रिपेयर किया दैट इज नथिंग अदर देन ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस एंगल ऑफ थीटा, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो उन्होंने जो टेबल प्रिपेयर किया दैट वाज 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। इज दैट क्लियर? अभी जब उन्होंने ग्राफ प्रिपेयर किया तो उनको ये पता चला कि उनको मैक्सिमम, इज दैट क्लियर, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिले is that was at an theta equal to how much degree? 50 डिग्री पे। is that clear? and it was an accelerating voltage of how much? 54 वोल्ट। तो उन्होंने ये और फाइंड आउट किया कि मैक्सिमम इज दैट क्लियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट दे स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ हाउ मच? 50 डिग्री विद अ वोल्टेज ऑफ हाउ मच? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट। इज दैट क्लियर? सो दिस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स क्या बताया? तो इलेक्ट्रॉन कंसिडर एज अ व्हाट? वेव नेचर, जो डी ब्रोगलीज ने वेवलेंथ बताया था। तो उसके थ्रू एज अ अगर हम डिस्कस करते तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ निकल हमको पहले से पता है। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं तो उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर से हम फॉर्मूला एक जॉटेड आउट करते हैं, एक फॉर्मूला सॉर्ट आउट करते हैं, दैट इज नथिंग अदर देन इफ, ये मैंने जो भी बोला वो समझ में आया? वही सेम बका उन्होंने जो बोला ना कि डेटा जो उनका जो था सिमिलर, इट वाज मैच टू व्हाट? डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। तो अल्टीमेटली इट वाज प्रूव्ड। वही स्टेटमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप कंफ्यूज मत करो खुद को।
जो भी डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे हुआ बाय क्रिस्टल, यहाँ पे ये निकल जो है वो पीस ऑफ क्या बन चुका है, क्रिस्टल बन चुका है। और यहाँ पे डिफ्रैक्शन किसका हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन यूज़ किया था। तो इलेक्ट्रॉन वॉज इंसिडेंट, इज दैट क्लियर। बट आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह नहीं, यहाँ पे वेव नेचर की तरह काम कर रहा है। तो डी बॉर्गलिस ने भी वही कहा था, येस और नो। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने आगे कंडक्ट किया तो अप टू दैट सरप्राइज उनको ये पता चला कि थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब 50 डिग्री होता है और उसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना होता है 54, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड द मोस्ट, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज V and charge of an electron is E, charge of an electron is what, E, तो फिर एनर्जी क्या होगी, तो whether I can say energy of an electron क्या होगा। अभी मेरे को बताओ whether electron is at rest or it is moving, तो moving, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था हमने, यस। वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के टर्म्स में Q डेल्टा V दैट इज इक्वल टू E, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ V दैट इज वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल में 0 कंसिडर करूंगा तो फाइनल का क्या आ जाएगा हाफ mv² दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा EV, यहाँ पे V क्या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, यहाँ पे क्या आएगा हाफ mv²। यहाँ तक समझ में आया। Now ultimately from that point of view mv² can be written as twice EV multiplying both the side by which value m, दोनों भी साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, m से मल्टीप्लाई करूँगा तो m² v² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mev लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो v है दैट इज नथिंग अदर देन विच वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और यहाँ पे स्मॉल v क्या इंडिकेट करता है स्पीड। गॉट इट, कोई डाउट कोई क्वेरी, ओके। अभी यहाँ पे mv कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ डैश ट्वाइस ऑफ mev, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू डी बॉर्गलिस वेवलेंथ L lambda is equal to h by p. Now since p is equal to which value mv, so therefore lambda can be written as h by mv, yes or no। तो therefore lambda is equal to, equation number 1 can be substituted in equation 2, तो h by under root of 2mev मुझे मिलेगा। सो दिस इज नथिंग अदर देन व्हाट, एक इक्वेशन मिला ऑफ वेवलेंथ का बाय डेविडसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। जब ये सारी वैल्यूज उन्होंने सब्सटीट्यूट की, इज द एच की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ओके। तो उन्हें पता चला लैम्बडा की वैल्यू 1.66 इंटू 10 to the power -10 मीटर। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि यहाँ पे जो भी वेवलेंथ मिला दैट इज 1.66 इंटू 10 to the power -10 मीटर, इज दैट क्लियर। दिस वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वॉट, वेव नेचर, इज दैट क्लियर। ऐसे वेवलेंथ होते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल आउटकम उन्हें मिला। तो एक्सीडेंटली इट वॉज प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वॉट, वेव नेचर, इज दैट क्लियर और नॉट। तो अल्टीमेटली हमने क्या यहाँ पे देखा कि यहाँ पे उन्होंने जो भी डिराइव किया दैट वॉज एक्सीडेंटली, इट वॉज प्रूव्ड that an electron behaves as wave also. Got it everyone? कोई doubt, कोई query? Sure. So this was the experimental given by Davidson and Germer by accidentally to a de Broglie wavelength, proving that the electron behave not only particle but it also behaves in the wave form. Hope so यहाँ तक समझ में आया। Clear everyone? Understood? Now इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। Suppose you are late in reaching school and you are going at a speed of 3 meter per second if your mass is 60 kg. Assuming that you are a particle, find your de Broglie wavelength. आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, de Broglie wavelength, yes or no। चलो देखो, उन्होंने कहा कि स्पीड कितनी है इसकी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, मास इज 60 kg एंड
आपको डी बोर्गलिस वेवलेंथ फाइंड आउट करना है. तो व्हाट कैन आई से अबाउट डी बोर्गलिस वेवलेंथ? वेरी सिंपल एग्जांपल, लैम्बडा इज इक्वल टू h by p, that is equal to h by which value? mv. h की वैल्यू कितनी है? 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन मास इज गिवन है 60 इंटू 3. तो आपका वेवलेंथ कितना मिलेगा? कैलकुलेट. तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू 3.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36 मीटर. मतलब इन शॉर्ट इमेजिन करो कि अगर आप एज अ वेव के फॉर्म में क्लासरूम में पहुंचोगे तो आपका वेवलेंथ कितना होगा? 3.68 इंटू 10 टू द पावर 36. अब इसके ऊपर से क्या पता चला मुझे? वेदर आई कंक्लूड दैट ये वेवलेंथ जो भी मुझे मिला है, वेदर दिस वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. Yes or no? What is the radius of the nucleus? 10 to the power minus 15 meter. Yes or no? Is that clear? By कितना टाइम ये है? तो whether I can say it is 10 to the power minus 21 times. Minus 21 times. Yes or no? जब आप कंपेयर करोगे दोनों को 10 टू द पावर माइनस 36 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 15, तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? 10 टू द पावर माइनस 21 टाइम्स. ये क्या है? स्मॉलर है. इज दैट क्लियर? तो इफ अगर आपको खुद को एक की वेव प्रॉपर्टी बतानी है रेगुलर में, तो आपका मास क्या होना चाहिए? इट शुड बी, योर मास शुड बी reduced टू अनइमेजिनेबल लेवल. समझ में आ रहा है? अगर आपको खुद को एक वेव की तरह जाना है स्कूल में, तो आपका मास क्या होना चाहिए? इट शुड बी reduced टू अनइमेजिनेबल लेवल. मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपका मास उतना आपको डिक्रीज करना पड़ेगा. सो टू अटेन यू कैन ट्रैवल टू द स्कूल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वेव एंड नॉट एज पार्टिकल. गॉट इट? कोई डाउट? नेक्स्ट, अ प्रोटॉन फॉल्स फ्रीली. अभी फ्रीली है तो बट ऑब्वियस है इनिशियल स्पीड क्या होगी इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड. Under the gravity, if the de Broglie's wavelength after 10 सेकेंड of its motion neglect the force of gravitational force. Okay, तो आपको कैलकुलेट करके देना है आफ्टर 10 सेकेंड de Broglie's wavelength क्या होगी? Yes or no? अभी सोच के बताओ. de Broglie's wavelength मतलब लैम्बडा कैलकुलेट करके देना है. What is the formula for lambda? Lambda is equal to h by p. P is equal to dash mv. Yes or no? Yes. So ultimately lambda is equal to h upon mv. इक्वेशन नंबर 1. यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ v, बट m की वैल्यू पता है बिकॉज m हैज बीन गिवन एज डैश मास ऑफ प्रोटॉन. यस और नो? अभी मास ऑफ प्रोटॉन दिया है एंड सिंस इट हैज बीन मेंशन एज फ्री फॉल, तो प्रोटॉन जब फ्री फॉल है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड. यस और नो? आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स पूछा है तो v इक्वल टू u प्लस 80 लिख सकता हूँ जनरल फॉर्मूला. निग्लेक्ट द फोर्स अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडरेशन में लेना है तो v इक्वल टू gt आएगा. तो इक्वेशन नंबर क्या हुआ? 2. सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई m. v के बदले gt लिख सकता हूँ. यहाँ पे m इज नथिंग अदर देन मास ऑफ व्हाट? प्रोटॉन. वेदर यू नो द वैल्यू ऑफ h? 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 द होल अपॉन mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27. 1.67 into 10 to the power minus 27. acceleration due to gravity 10 और टाइम भी कितना बोला है उन्होंने? 10. क्लियर? सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, यू विल बी गेटिंग लैम्बडा एज 3.96 into 10 to the power minus 9 meter. that means lambda is equal to 39.6 angstrom. got it or not? तो आपका जो भी प्रोटॉन है, इज दैट क्लियर, उसका वेवलेंथ कितना होगा? 39.6 एंगस्ट्रॉम. क्लियर और नॉट? दिस विल बी योर आंसर. कि प्रोटॉन विल बी ट्रैवलिंग इन दिस मच काइंड ऑफ अ वेवलेंथ. क्लियर? यस और नो? ओके, लेट डील विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example, an electron
is at a distance of 10 meter from a charge of 10 coulomb. Its total energy has been given to you. Find डी बॉर्गलिस वेवलेंथ. अभी यहाँ पे भी आपको डी बॉर्गलिस वेवलेंथ ही फाइंड आउट करना है. येस और नो? यस. अभी डी बॉर्गलिस वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू विच वैल्यू? h बाई पी. अभी p मतलब मोमेंटम हुआ. येस और नो? यस. अभी आपके पास h की वैल्यू है बट p यू डोंट नो. अभी एनर्जी के फॉर्म में दिया है तो इफ यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ में है p स्क्वायर बाई 2m. येस और नो? सो अल्टीमेटली p स्क्वायर कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ km लिख सकता हूँ. मतलब इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो आई रिक्वायर डैश. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो आई रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी. अभी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी दिया है तो वेदर कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, that is E is equal to sum total of kinetic plus potential. तो kinetic can be written as E minus which value U. अभी E की वैल्यू गिवन है, देखिए 15.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. बट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 कूलम चार्ज. मतलब इसके पास इसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? तो ये इक्वेशन नंबर आपका 3. अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो U कैन बी रिटन एज डैश K Q1 Q2 बाई विच वैल्यू R. तो चेक करो, Q की वैल्यू दैट इज Q1 कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रॉन, Q2 कैन बी कंसिडर एज 10 कूलम एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 10 मीटर. तो वेदर आई कैन राइट 10 मीटर? आंसर इज यस. तो U इज इक्वल टू, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब भी हम कंसिडर करेंगे तो दैट विल बी नथिंग अदर देन माइनस ई और नॉट. यस. तो माइनस के यहाँ पे E की वैल्यू E एंड ये आपके क्या आएगा? 10 कूलम द होल अपॉन 10. गॉट इट और नॉट? तो U की वैल्यू क्या मिलेगा? U इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into 10 the whole upon which value 10 get cancel. So आपको यहाँ पे potential energy मिलेगी. Clear? What is the value of potential energy? That will be minus of 14.4 into 10 to the power minus 10 joule. Now मैंने kinetic energy बोला है, total energy कितना है? 15.6 into 10 to the power minus 10 माइनस विच वैल्यू? 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. ये फॉर्मूला कौन सा लिया? K इज इक्वल टू E माइनस यू. यस और नो? अभी नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी? दोनों को एडअप करो तो यू विल बी गेटिंग 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल. तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? काइनेटिक एनर्जी. वंस यू हैव गेट काइनेटिक एनर्जी तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंटम. P square is equal to under root of twice of km. Yes or no? Yes. So ultimately यहाँ पे यही वैल्यू को आप डायरेक्ट उसमें भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो. यहाँ से P स्क्वायर को हटा दो तो whether this value can be placed in lambda. Lambda is equal to h by under root of twice of km. Yes or no? Yes. तो h की वैल्यू कितनी है? 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू जो भी आपको काइनेटिक एनर्जी मिला दैट इज 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो तो यू विल बी गेटिंग लैम्बडा एज 8.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. दिस विल बी योर आंसर. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर एवरीवन? Let's discuss with next example the ratio of the energy of photon of X-ray. Photon find out करना है energy having 1 angstrom wavelength with the energy of an electron having the same de Broglie wavelength. Okay, h की वैल्यू दिया है, speed of light दिया है and mass of an electron has been given to you. तो कितने particles यहाँ पे दिए? 2 particles दिए. The very first particle which has been given as photon. What is the energy of photon can be written as everybody know? HF, that is nothing other than hc by lambda. Yes or no? Now since lambda is given as dash 1 angstrom, 1 angstrom can be written as 10 to the power minus 10 meter.
So energy of the photon can be written as 6.625 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 the whole upon 10 to the power minus 10. Yes or no? Yes. So ultimately the energy of the photon can be written 19.87 into 10 to the power, it will be minus 16 joule. So whether I've got the energy of a photon of wavelength having 1 angstrom, yes or no? Okay. Now next topic उन्होंने which they have asked is nothing other than next particle के बारे में कौन सा है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी की बात करूँ तो इट इज़ नथिंग अदर देन p square by which value 2m. Now since in this case I don't know the value of what p, डी बॉर्गलीज वेवलेंथ मेंशन किया है तो लैम्बडा इज इक्वल टू h by p लिख सकता हूँ. yes, तो therefore p can be written as h by lambda. Whether I can substitute this value in the above equation, that is equation number 2 can be substituted in equation number 1, that is energy of photon can be written as h square by lambda square into twice of m. This m is nothing other than mass of an electron. The energy of an electron is equal to 6.625 into 10 to the power minus 34 the whole square the whole upon lambda. Lambda has been given as nothing other than 10 to the power minus 10 square into 2 into mass of an electron 9.1 into 10 to the power minus 31. So calculate and solve. So you are going to get the energy as 2.41 into 10 to the power minus 17 joule. So आपको यहाँ पे एनर्जी मिला किसका? इलेक्ट्रॉन का. अभी कंपैरिजन पूछा है तो एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन टू एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन? 19.87 into 10 to the power minus 16 the whole upon 2.41 into 10 to the power minus 17. So energy of photon to the energy of electron will be 82.4. This will be your final answer when you compare the energy of a proton of X-ray as compared to the energy of an electron. So whether I can say that the energy of photon is 82.4 times the energy of electron having the same wavelength. The answer is yes, because दोनों का wavelength हमने कितना suppose किया था as 1 angstrom. Got it or not? Okay. Let's discuss with next example. The wavelength of the electron having energy. तो इसका wavelength कितना है? Lambda naught is equal to h by under root of me, where m is the mass of the electron. Find the wavelength of an electron when it enters in the x direction in the region having potential Vx. If we imagine that due to the potential the electron enters from one medium to the other, अभी medium की बात है. What is the refractive index of the medium? अभी what is the refractive index of the medium पूछा है. अभी जब refractive index of the medium की बात की जाए तो आपको refractive index आपको पता होना चाहिए. refractive index of a medium मतलब n2 by n1 is equal to, आपने स्नेल्स लॉ यूज़ किया है तो आंसर इज यस. ओके, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ जब यूज़ करते हो आप तो n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2. अभी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो मैंने आपको बोला था कि आप इसको किस तरह याद रखेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 गिव्स यू डैश. तो यहाँ पे 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 मतलब sin थीटा 1 by sin थीटा 2. ट्रू और फॉल्स? इन द सेम वे n2 by n1 कैन बी रिटन एज डैश v1 by v2. अभी v1 by v2 दैट इज नथिंग अदर देन डैश. यहाँ पे अगर हम मेंशन करते हैं वेवलेंथ लैम्बडा 1 फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, तो यहाँ पे लैम्बडा 2 फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. फ्रीक्वेंसी विल गेट कैंसल. सो अल्टीमेटली यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 गिव्स यू डैश लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2. गॉट इट और नॉट? होप सो यहाँ तक ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया.
अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर, द स्टेटमेंट हैज़ बीन मेंशन कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में पास हो रहा है। तो अगर मैंने फर्स्ट मीडियम एयर कंसिडर किया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एंड N2 विल बी कंसिडर एज विच वैल्यू n, yes or no? yes। अभी लैम्बडा 1 is nothing other than lambda in air and lambda 2 is nothing other than lambda in a medium, so that comes out to be n is equal to dash, n is equal to lambda a by which value lambda of a medium, equation number suppose इसको मार्क कर रहा हूँ मैं 1। got it everyone? any doubt? okay, so from this point of view, whether the statement has been given something, the wavelength of an electron having energy lambda naught की वैल्यू दी गई है, find the wavelength of the electron when it enters, मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तब उसके पास वेवलेंथ कितना है लैम्बडा नॉट, मतलब मैंने उसको एयर कंसिडर किया है, मतलब यहाँ पे लैम्बडा नॉट लिख सकता हूँ। तो लैम्बडा नॉट इज द गिवन कंडीशन व्हेन इट एंटर्स इन अनदर मीडियम दैट इज लैम्बडा एम आई हैव कंसिडर, लेट इट बी विच वैल्यू लैम्बडा। समझ में आया? yes or no? तो more to be precise, as per this numerical, whether I can write this same thing in the terms of lambda naught and lambda, तो यहाँ पे क्या आएगा lambda naught by lambda, equation number 1। already lambda naught has been given to you, अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, lambda फाइंड आउट करके देना है। ओके अभी lambda फाइंड आउट करना है, तो हाउ शुड आई प्रोसीड? तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है और जब यहाँ पे पोटेंशियल है, इज दैट क्लियर? और पोटेंशियल की बात की जाए तो इट इज रिलेटेड डी बॉर्गलिस वेवलेंथ, हाँ नहीं, पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है, और एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ में है और मोमेंटम का रिलेशन डी बॉर्गलिस वेवलेंथ के साथ में है, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो देयरफॉर पी, अगर मुझे यहाँ पे लैम्बडा फाइंड आउट करना है तो मुझे पी चाहिए, yes or no? if I required P, if I required which one? P, तो P मतलब एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी ऑफ विच वन? काइनेटिक एनर्जी। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज यस, काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज डैश पी स्क्वायर बाई 2m। अभी मुझे यहाँ पे अगर P की वैल्यू चाहिए तो आई रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, E इज इक्वल टू के प्लस यू। समझ में आ रहा है? ओके तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? के प्लस यू। तो इन शॉर्ट अगर मुझे लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, तो आई रिक्वायर्ड पी। इफ आई वांट टू फाइंड आउट पी, तो आई रिक्वायर्ड डैश काइनेटिक एनर्जी। ओके तो काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ से मिलेगा? मुझे एनर्जी से मिलेगा। आंसर इज बट ऑब्वियस यस, यस और नो? अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, अभी एनर्जी ऑलरेडी हैज़ बिन गिवन एज ई, ई दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। अभी सिंपल सा रूल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो यहाँ पे, ड्यू टू द पोटेंशियल वेदर इट एंटर्स इन दिस पोजीशन और नॉट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे एंटर कर रहा है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ विच वैल्यू वी एक्स। इट हैज़ बिन मेंशन कि द रीजन हैविंग पोटेंशियल ऑफ हाउ मच? वी एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ वॉट? एक्स। तो बट ऑब्वियसली वर्क डन होगा, यहाँ पे आपने वर्क डन पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू डैश क्यू डेल्टा वी। अभी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस ई इंटू विच वैल्यू? वी ऑफ एक्स, दैट इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी और नॉट। तो आंसर इज बट ऑब्वियस है यस। तो यहाँ पे जब वो आएगा तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो इट विल बी नथिंग अदर देन माइनस ई वी ऑफ एक्स। होप सो आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। क्लियर? तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? E इज इक्वल टू के माइनस ई इंटू वी ऑफ एक्स। गॉट इट एवरीवन? नाउ दिस गिव राइज टू डैश, whether I can write P is not, K is nothing other than P square, तो E is equal to P square by twice of M minus E into V of X. Got it? ओके तो यहाँ पे मुझे मिलेगा P square by twice of M is equal to E plus E into V of X लिख सकता हूँ। So ultimately P is equal to twice of M into E plus E
v ऑफ x, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट। तो विद आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ p, इक्वेशन नंबर 5। सब्स्टिट्यूटिंग 5 इन इक्वेशन नंबर 2, substituting 5 in equation number 2, that is lambda is equal to h by p, that is equal to h the whole upon under root of twice of m in bracket e plus e of v of x bracket close. Got it? This is equation number 6. अभी पहला इक्वेशन क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is equal to dash, that is nothing other than lambda naught by lambda, that is equal to lambda naught की वैल्यू कितनी थी, h by under root, h by under root of twice of me the whole upon h by under root of dash twice of m into e plus e v of x. Yes or no? This h and this h will get cancelled. So the rest refractive index can be written as dash. Refractive index is equal to, denominator का denominator will go to numerator, that comes out to be dash twice of m in bracket e plus e v of x bracket close the whole upon twice of m e. अब ये पूरा का पूरा किस में है, अंडर रूट में है, तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल गेट कैंसिल। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, e प्लस e v ऑफ x द होल अपॉन विच वैल्यू e, बट इसका क्या मिलेगा मुझे, सबका अंडर रूट। अंडर रूट मतलब द होल टू द पावर डैश हाफ। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स when the electron is passing from one medium to the other due to the potential of how much Vx. Is that clear or not? Any doubt? Clear? Let's discuss with the next example. Consider the radius of the nucleus. कितना है, 10 to the power minus 15. बट ऑब्वियस आपके पास एक न्यूक्लियस है and the radius of the nucleus has been given as 10 to the power minus 15 meter. If an electron is assumed to be in such a nucleus, what will be its energy? अभी इलेक्ट्रॉन कहीं पे अंदर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, आपको ये कैलकुलेट करके देना है। ओके तो बट ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन अगर अंदर है तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विद इन दिस न्यूक्लियस। समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, एनीवेयर। तो वेदर आई कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन दिस न्यूक्लियस विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ, मतलब उसका पोजीशन कहाँ पे हो सकता है, तो वेदर आई कैन से इट विल नथिंग अदर देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है r और इसका रेडियस r, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ओके तो लेट इट बी विच वैल्यू 2r। सो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 2 into 10 to the power minus 15, तो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एनीवेयर विद इन द न्यूक्लियस कैन बी 2 into 10 to the power minus 15 मीटर। गॉट इट फर्स्ट केस। अभी अकॉर्डिंग टू uncertainty principle, whether delta x dot delta p is equal to h by 2 pi approximately. So whether I can find delta p approximately as h by 2 pi x, that means delta x approximately h. What is the value of h? H is nothing other than 6.625 into 10 to the power minus 34 the whole upon 2 into 3.14, और यहाँ पे आपका डेल्टा x है। What is delta x? Into 2 into 10 to the power minus 15.
सो कैलकुलेट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम आपका कितना मिलेगा? 0.524 into 10 to the power minus 19 kg meter second inverse. इज दैट क्लियर? तो आपका मोमेंटम इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इतना मिला. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट क्लियर? मुझे एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर बाई विच वैल्यू? 2m. तो विद आई कैन से देयरफॉर दिस वैल्यू इज नथिंग अदर देन योर p ओनली. तो E इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? 0.5274 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 द होल स्क्वायर द होल अपॉन 2 इंटू 9.1 into 10 to the power minus 31. So tell me what will be the energy? E is equal to dash. तो आपको एनर्जी मिलेगा 9.55 into 10 to the power 3 MeV. This will be your final answer. That if the electron is residing within the nucleus, then उसके पास कितना amount of energy होगा? Of few million electrovolt. तो that's why हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस की जो भी बाइंडिंग एनर्जी है इट इज ऑफ सेवरल MeV. इज दैट क्लियर? एज कंपेयर टू द इफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम में मतलब उसके स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इज दैट क्लियर? तो उसकी एनर्जी कितने टर्म्स में होती है? EV के टर्म्स में. अभी यही इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है और इसके पास एनर्जी कितनी है? MeV. तो इट कैन नॉट स्टे इन द न्यूक्लियस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इज दैट क्लियर? जैसे ही वो फॉर्मेशन होता है वैसे ही वो क्या करेगा? सीधा बाहर निकल जाएगा. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर एवरीवन? ओके. अभी लास्ट का जो एग्जांपल है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पैकेट. इट इज जस्ट फॉर्मूला रिगार्डिंग योर व्हाट, ये आपके लिए दे रहा हूं मैं. साइन ए प्लस साइन बी का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. साइन ए साइन बी कैन बी रिटन एज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2. जस्ट प्रूफ ही है. इज दैट क्लियर? y1 और y2 दिया है. इज दैट क्लियर? तो आपको y इक्वल टू क्या लिखना है? y1 प्लस y2 दोनों का वैल्यू, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. In the form of this value will be a, this value will be whole b. Substitute and find out the answer. तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, उन्होंने एम्पलीट्यूड पूछा है, तो आपका फाइनल आंसर जो y का मिलेगा दैट विल बी y इक्वल टू 2a cos x dk minus t d omega the whole upon 2 dot sin in bracket omega t minus kx plus t d omega minus x dk the whole divided by which value 2. This will be your final answer. Okay, अभी इसमें उन्होंने क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड पूछा है. तो what is the amplitude of the packet in this equation? तो I can say the amplitude of the packet of this equation is nothing other than this value. तो हम ये वैल्यू को क्या कहते हैं? This is nothing other than amplitude, that is A is equal to 2a cos x dk minus t d omega by 2. This is your, according to the numerical, ये आपका आंसर होगा. Got it or not? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर. 2a cos x dk minus t d omega by 2. This will be your answer. Just formula substitution है. Clear everyone? Okay. The chapter has been finished. Go through the theoretical part. हर एक टॉपिक को गो थ्रू करो, और कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो. ओके.